Subscribe and press the bell icon on YouTube app and never miss an update. हेलो डियर फ्रेंड्स, तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी का दूसरा सेगमेंट जहां मैं डिस्कस कर रहा हूं कोर प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम्स के थर्ड और फोर्थ वीडियो को मैंने क्लब किया एंड बेसिकली वेयर आई वाज एबल टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ इवेंट एंड द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। ध्यान देंगे, अगर बाय द वे आप प्रॉब्लम को एक्सियोमेटिकली सॉल्व कर रहे हैं, अगर प्रॉब्लम बल्कि है या कॉम्प्लेक्स है, मैंने थोड़ा हिंट दिया था, उस प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं आपको एक्सियोमेटिकली ही सॉल्व करना होगा। अगर प्रॉब्लम को आप एक्सियोमेटिकली अगर अप्रोच कर रहे हैं और बाय द वे अगर प्रॉब्लम में 2 या 3 इवेंट इन्वॉल्व होंगे, अगर प्रॉब्लम बल्कि होगा तो एटलीस्ट आपको एक फेयर आइडिया होना चाहिए कि जो 2 या 3 इवेंट्स इन्वॉल्व हुए हैं उस प्रॉब्लम में, वो इवेंट्स आपस में किस टाइप के रिलेशन बिल्ड करके रखे हुए हैं। या फिर मैं ये बोल सकता हूं कि जो आपके इवेंट्स हैं वो आपस में उनका नेचर कैसा है, वेदर दे आर टाइप ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट, वेदर दे आर टाइप ऑफ डिपेंडेंट इवेंट और वेदर दे आर टाइप ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो कायदे से जो मैं थर्ड वीडियो और फोर्थ वीडियो जिसको क्लब कर रहा हूं, पहले पोर्शन में बात करूंगा मैं टाइप ऑफ इवेंट्स को, तो आपको कम से कम इसको देखने के बाद एक फेयर आइडिया हो जाएगा कि अगर बाय द वे एक वर्ड प्रॉब्लम में आपके 2 या 3 नंबर ऑफ इवेंट्स इन्वॉल्व हैं तो वो इवेंट्स के बीच में आपस की रिलेशनशिप क्या है। यार ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि इन फ्यूचर मेरे को जो फॉर्मूलाज यूज करने हैं तो फॉर्मूलाज के कुछ फॉर्मूलाज की वैलिडिटी जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए है, कुछ की डिपेंडेंट के लिए है, कुछ की म्यूचुअली एक्सक्लूसिव्स के लिए है। तो ध्यान देंगे, तो आप फॉर्मूलाज जो यूज कर रहे हैं एटलीस्ट आपको एक फेयर आइडिया तो हो कि आप फॉर्मूला जो यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर्ली या सही जगह में यूज कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो एटलीस्ट फॉर दैट यू शुड हैव द फेयर आइडिया अबाउट द टाइप ऑफ इवेंट्स एंड कीप इन माइंड इट्स अ वेरी वेरी क्रूशियल पॉइंट। अगर आपको ये अगर अच्छे से अंडरस्टैंड करने में अगर आसानी हो गई, आई एम बेट यू कि आगे जाके जितने भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है आप उसको टुकड़ों में तोड़ के आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इज दैट पार्ट क्लियर? तो ये जरूर लिख लेंगे साथ में। टाइप ऑफ इवेंट्स के अंदर सबसे पहले होगा इंडिपेंडेंट इवेंट, दूसरा होगा डिपेंडेंट इवेंट और तीसरा होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो लिखेंगे टाइप ऑफ इवेंट्स। The first type of event is gonna be independent event, the next type of event is gonna be dependent event, and the last type is gonna be mutually exclusive event. By taking few number of questions or few number of scenarios, I'll try to demonstrate how we can judge which type of event we are going to encounter with. जैसे ये खत्म होता है, now we'll be discussing the important formulas. These formulas will be ready to serve. So in future we'll have the complex problems, but those problems can be easily used or which can be easily solved using the important formulas. So it's type of easy to use formulas or the handy formulas we'll try to list down. So in future you'll have better clarity and at the same time you will not get trapped in the complex problems also. So as I said, the third and fourth video I am going to club together within the core probability problem. The first is type of event and the important formulas which can be used as a part of axiomatic approach. Agreed? So now first we are going to demonstrate the last two one, the dependent event and the mutually exclusive event. Keep in mind the dependent event and the mutually exclusive event, what is the basic meaning of it? I think using the Venn diagram or using the statement we'll try to elaborate and at last we'll take few number of examples. The things will be even strengthened कि आपको एक्चुअली समझ में आएगा कि हाँ सर कि ये जो प्रॉब्लम थे वो डिपेंडेंट के थे या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के थे। तो सबसे पहला मैं जो डिमॉन्स्ट्रेशन लिख रहा हूं आप वो डालेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो आपका जो पहला इवेंट मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं वो होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। लिखेंगे 2 events are said to be mutually exclusive event. 2 events are said to be the mutually exclusive event if the occurrence of one event, if the occurrence of one event restricts the occurrence of other. The 2 events are said to be mutually exclusive event if the occurrence of one event restricts the occurrence of other. इसका मतलब by the way अगर आपके पास एक सैंपल स्पेस S है और सैंपल स्पेस S से आपने 2 क्या निकाले हैं, सबसेट निकाले हैं A और B। मैंने ये बोला है कि एक का होना दूसरे को रोक दे। इसका मतलब मैं ये बोलूं कि कायदे से A और B में कोई भी एक कॉमन फैक्टर नहीं है या कॉमन एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब A और B जब आप क्या निकाल रहे हो, इंटरसेक्शन निकाल रहे हो, तो पता चल रहा है आपके पास कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, या फिर मैं ये बोल सकता हूं आपके पास जो सेट आया है वो एक नल सेट है। तो एक चीज ध्यान देना, इसका मतलब आप हैं तो एक ही सेट के अंदर, आपने 2 सबसेट बनाया और 2 सबसेट में अगर कायदे से एक भी एलिमेंट अगर कॉमन नहीं मिला तो वो जो केस है वो किसका है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का केस है। ठीक,
सिमिलरली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव खत्म होता है तो मैं लूंगा डिपेंडेंट इवेंट। मैं साथ में इसलिए लेके चल रहा हूं, ध्यान देना, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स लेके मैं आपको डिक्टेट कर पाऊंगा और आपको खुद भी एक प्रॉब्लम दे पाऊंगा कि आप थोड़ा सा एनालिटिकली सोच पाए कि प्रॉब्लम डिपेंडेंट का है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का है। डिपेंडेंट इवेंट, डिपेंडेंट इवेंट लिखेंगे, डिपेंडेंट इवेंट। Two events are said to be dependent event. Two events are said to be dependent event if they have at least one common element. The two events are said to be dependent event if they have at least one common element. इसका मतलब आपके पास क्या होगा, सेट होगा। और बाय द वे आपके पास दो सबसेट A और B है। ए और बी तब डिपेंडेंट इवेंट कहलाएंगे जब कायदे से ए और बी का जब आपने सबसेट लिया तो कायदे से वो नल नहीं है। इसका मतलब एटलीस्ट एक जो है वो क्या है, इनके बीच का कॉमन फैक्टर है। या फिर मैं ये बोलूं, अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट लेते हैं किसका, ए इंटरसेक्शन बी का, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में भाई कोई भी ऐसा कॉमन इवेंट नहीं है जो ए और बी दोनों में साथ में ऑकर होता हो। लेकिन यहां एक चीज की क्लैरिटी है कि नंबर ऑफ इवेंट व्हेन द ए एंड बी इज ऑकरिंग टुगेदर विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन 0। ये किसका केस है भाई मेरे, ये केस है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का और ये केस है डिपेंडेंट इवेंट का। इसका मतलब आपके पास एक सैंपल स्पेस होगा, दो सबसेट, सैंपल स्पेस दो सबसेट, दोनों के दोनों सबसेट में कोई भी कॉमन इवेंट नहीं। अगर ए हुआ है तो बी नहीं हुआ है, बी हुआ है तो ए नहीं हुआ है। ए और बी इसके बीच में एक कॉमन सबसेट है। अगर वेन डायग्राम के फॉर्म में अगर इसको मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूं, जैसा कि मैंने अभी बोला, आपके पास क्या होगा, ये ध्यान देना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि कायदे से ए और बी का कोई कॉमन रीजन नहीं होना चाहिए। तो पहली बात तो ए और बी दोनों क्या हैं, आपके एक्चुअल सेट के सबसेट हैं और इनके बीच का कोई कॉमन रीजन नहीं है। तो इसका मतलब बोथ विल बी सेपरेटली इन्वॉल्व। और अगर बाय द वे आपने ए का कोई सा भी इवेंट उठा लिया तो बाय डिफॉल्ट वो बी का इवेंट नहीं है, और बी का कोई सा भी इवेंट उठा लिया तो वो ए का इवेंट नहीं है। कुछ एग्जांपल्स लेके और समझाऊंगा। और ये है आपका डिपेंडेंट इवेंट। ए और बी फिर से क्या है, एस का क्या है, सबसेट है। ये हुआ आपका ए और ये हुआ आपका बी। अब यहां कहानी ऐसी है कि ये जो रीजन है ना, कॉमन रीजन, यहां अगर आप यहां से कोई सा भी एक इवेंट उठाते हैं तो वो ए का भी पार्ट है और बी का भी पार्ट है। देख के समझ में आ रहा है कि कायदे से ए इंटरसेक्शन बी जो है वो एक नल सेट नहीं है, जो कि यहां एक क्या था, नल सेट था। तो इसका मतलब आप ये बोलो कि मैं ए हुआ है तो बी नहीं हुआ है, बी हुआ है तो ए नहीं हुआ है, बोलना गलत है। आप यहां खड़े हो तो ए हुआ है लेकिन बी भी हुआ है, बी हुआ है तो ए भी हुआ है, ठीक। हाँ, बट इस केस में अगर ए हुआ है तो बी नहीं हुआ है, बी हुआ है तो ए नहीं हुआ है, तो यार म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब एक इवेंट का होना बाय डिफॉल्ट ये इंश्योर कर दे कि दूसरा इवेंट नहीं हो रहा, या दूसरा इवेंट का होना बाय डिफॉल्ट ये इंश्योर कर दे कि पहला नहीं हो रहा। सेट थ्योरी में बोल सकता हूं कि बाय द वे आपने एक सेट में से कोई भी जो वैल्यू पिक की वो बाय डिफॉल्ट बी में इंक्लूडेड नहीं है और जो बी में है वो ए में इंक्लूडेड है, लेकिन एटलीस्ट इसमें क्या होना चाहिए, एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। कुछ न्यूमेरिकल्स या सॉरी कुछ एग्जांपल्स लेके मैं इसको ज्यादा अच्छे से डिटेल कर पाऊंगा। जैसे मैं एक प्रॉब्लम लेता हूं, अ डाई इज रोल्ड, और यहां से मैं क्या कर रहा हूं, चलो सबसे पहले तो सैंपल स्पेस डिसाइड कर लो। व्हाट इज द सैंपल स्पेस, एक डाई को रोल किए तो इसके सैंपल स्पेस हो सकते हैं कुछ ऐसे। इसको यूज करके मैंने अलग अलग इवेंट बनाया। इवेंट 1 जो है, नंबर टू बी ऑड, किसका, ऑड नंबर का मैंने क्या बनाया है, इवेंट 1 बनाया है। तो इवन क्या होगा, एक सेट ही होगा। व्हाट इज दैट, तो इवन जो होने जा रहा है दैट विल बी इक्वल्स टू ऑफ द कलेक्शन ऑफ 1, 3 एंड 5, ठीक। दूसरा होगा E2, द नंबर टू बी इवन, कि आपका जो आउटकम आया है मेरे को केवल वो इवेंट चाहिए जहां क्या है, नंबर इज इवन, या फिर वो एलिमेंट चाहिए जहां नंबर क्या है, इवन है। ये होगा 2, 4, 6, ठीक। एक हो सकता था E3, नंबर टू बी प्राइम, एक हो सकता था नंबर टू बी ग्रेटर देन 6। तो एक चीज ध्यान देना,
है तो अभी भी एक एक्सपेरिमेंट, और इस एक्सपेरिमेंट के आपने सबसेट बनाया। सबसेट इसलिए बनाया है, मैंने पहले भी बोला था E1 इज सबसेट ऑफ S, वाई बिकॉज द ऑल ऑफ द कंपोनेंट ऑफ E1 एग्जिस्ट इन S, सॉर्ट ऑफ दिस, अग्रीड। तो अब मैं देखता हूं E1, E2, E3, E4 किस टाइप के इवेंट आपस में हैं। अगर आप E1 और E2 को आपस में कंपेयर करते हैं, E1 और E2 को, तो ये किस टाइप के इवेंट है। मैं अभी केवल दो पॉसिबिलिटी दे रहा हूं आपको, या तो क्या होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिपेंडेंट। ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। किस खुशी में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, यहां ध्यान देना, इन दोनों में कोई सा भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। या फिर मैं ये बोलूं, अगर E1 हुआ है तो ये इंश्योर करता है कि E2 नहीं होगा, और E2 हुआ है तो इंश्योर करता है E1 नहीं होगा। इसका मतलब अगर नंबर ऑड है तो इवन नहीं हो सकता, और इवन है तो ऑड नहीं हो सकता। तो ये आपका पहला आउटकम हो सकता है। लिखते चलेंगे क्योंकि आगे जाके टफ प्रॉब्लम में बिल्कुल बता रहा हूं मैं, भेजा उड़ जाता है। तो E1 और E2 किस टाइप के रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे, दे आर गोना बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर आप E1 और E3 देखते हैं, E1 और E3 देखेंगे, E1 के पास कौन कौन से एलिमेंट है, 1, 3, 5, और E3 के पास अगर एलिमेंट अगर आप बनाना चाहेंगे प्राइम नंबर, कौन कौन से नंबर होंगे मेरे भाई, 2, 3 एंड 5। ध्यान देना, E1 के पास 1, 3, 5 है और E3 के पास 2, 3, 5 है। 3 और 5 दोनों में क्या है, कॉमन है। अगर दोनों में अगर एक भी एलिमेंट कॉमन आ गया तो बाय डिफॉल्ट जो प्रॉब्लम होगा वो किसका होगा, डिपेंडेंट इवेंट का होगा। किसके कारण हुआ, ये क्लियर लिख लेंगे, 3 और 5 के कारण हुआ। केवल 3 होता तो भी चलता, 5 होता तो भी चलता, बट है तो ये डिपेंडेंट इवेंट होंगे। ठीक, अगर मैं अब E1 को रिलेट करता हूं E4 से, E1 एंड E4 देखेंगे, E1 एंड E4। E1 क्या है, ऑड नंबर है, और E4 क्या है, ग्रेटर देन 5 है। इट्स नॉट 6, इट्स ग्रेटर देन 5। या ग्रेटर देन 5 में केवल एक एलिमेंट ही आएगा, वो क्या होगा, 6 होगा। यार एक चीज ध्यान देना, अगर आप E1 देखते हैं तो इसके पास 1, 3, 5 है, और E4 देखते हैं इसके पास क्या है, 6 है। इसका सीधा सा मतलब यह है E1 और E4 के बीच का इंटरसेक्शन अगर आप निकालते हैं तो आपके पास नल सेट आएगा। या फिर मैं बोल सकता हूं ऑकरेंस ऑफ E1 कायदे से E4 को इंश्योर करता है कि नहीं होगा, और E4 हो गया तो E1 नहीं होगा। नंबर ऑड है तो 6 नहीं हो सकता, और 6 है तो ऑड नहीं हो सकता। तो कायदे से ये फिर से जो इक्वेशन या सिचुएशन बना है, ये किसका बना है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का सिचुएशन बना है। इसका मतलब 6 आया तो ऑड नहीं हो सकता, ऑड आएगा तो 6 नहीं हो सकता। ठीक, चलिए अब बात करता हूं मैं E2 और E3 के बारे में। व्हाट इज दैट, ध्यान देंगे E2 और E3 के बारे में, इवन और प्राइम नंबर। देखो इसमें आप देख रहे होंगे 2 and 2 इज कॉमन, तो केवल 2 के कारण अब ये दोनों के दोनों एलिमेंट में एक कॉमन क्या है, दोनों के दोनों सेट में एक कॉमन एलिमेंट है। बिकॉज ऑफ दैट दे विल बिकम डिपेंडेंट इवेंट, केवल एक एलिमेंट के कारण, 2 के कारण। ठीक है, चलिए E2 E3 का तो रिलेशनशिप बिल्ड हो गया, E2 और E4 का रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं अपन। ध्यान देंगे E2 के पास कितने एलिमेंट्स हैं, E2 के पास 3 एलिमेंट है, E4 के पास केवल एक एलिमेंट है, लेकिन 6 दोनों में कॉमन है। तो किस टाइप का इवेंट होगा, डिपेंडेंट इवेंट होगा, बिकॉज ऑफ ओनली 6। अग्रीड। सिमिलरली चलिए ये तो खत्म हुआ, अब E3 से रिलेट करते हैं। E3 को अगर मैं रिलेट करता हूं किससे, E4 से। व्हाट इज दैट, E3 प्राइम नंबर, तो ये क्या है 2, 3, 5, और एक केवल 6 है। तो यार 2, 3, 5 अगर एलिमेंट आया तो E3 से होगा, और वो E3 से है तो E4 से नहीं होगा, दैट इज ऑल्सो इंश्योर्ड। और E4 से है तो E3 से नहीं होगा। दे आर गोना बी टाइप ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो आपको एक क्लियर कट आइडिया होना चाहिए। तो आज के बाद से अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट या फिर डिपेंडेंट इवेंट के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं तो बिल्कुल क्लैरिटी आप रखना कि दोनों के दोनों सेम सैंपल स्पेस में होंगे, और कायदे से अगर दोनों के बीच में कोई भी कॉमन एरिया नहीं है या फिर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, और अगर मैं प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करूं तो कोई कॉमन इवेंट नहीं है, तो वो प्रॉब्लम होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक का होना दूसरे को रोक दे। डिपेंडेंट इवेंट का मतलब ये है कि आपके पास एक सेट होगा, 2 सबसेट एटलीस्ट होंगे, उनके बीच में कम से कम एक कॉमन इवेंट होना चाहिए, ये एक कॉमन क्या होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए इन फॉर्म ऑफ सेट। तो यहां से आप आसानी से समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम जो है वो किसका है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का है कि डिपेंडेंट का है। और ये प्रॉब्लम लेंगे तो द थिंग्स विल बी इवन क्लियर। ठीक, लिख लेंगे द 2 events are said to be independent events if they are made in 2 different sample space. The 2 events are said to be independent events if they are made in 2 different sample space. इसका इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब पहली बात तो आपने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिपेंडेंट इवेंट को देखा, ये दोनों के दोनों सैंपल स्पेस में थे, लेकिन ये दोनों के दोनों अलग सैंपल स्पेस में होंगे। एक यहाँ है, एक यहाँ है। बाय द वे ये ए है
और बी है। तो यार अब कायदे से अगर दो अलग अलग सैंपल स्पेस में हैं तो इनके डिपेंडेंसी की या म्यूचुअली एक्सक्लूसिवनेस के बारे में तो बात की ही नहीं जा सकती। अगर दोनों एक जगह होते, कॉमन एरिया होता, तो शायद इसको मैं बोलता डिपेंडेंट। कॉमन एरिया नहीं होता तो मैं इसको शायद बोलता म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। लेकिन इसमें तो कोई भी इशू ऐसा मुझे नहीं दिख रहा। तो ये होगा आपका इंडिपेंडेंट इवेंट। कुछ एग्जांपल्स लेके और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं मैं। एग्जांपल 2 dice are rolled। पहला इवेंट है गेटिंग इवन इन फर्स्ट रोल, गेटिंग ऑड इन सेकेंड रोल। ये है आपका E2। यार एक चीज ध्यान देना, इवन और E2, एक में ऑड लिखा है एक में इवन लिखा है, किस टाइप के इवन होंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बिल्कुल गलती से मत लिखना। यहां जो गेटिंग इवन के बारे में बात हो रही है वो पहले रोल में हो रही है, और ऑड के बारे में बात जो हो रही है वो दूसरे रोल में हो रही है। यार ध्यान देना, E1 और E2 को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो ये किस टाइप के इवेंट होंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। कल के दिन ये हो सकता है गेटिंग हेड इन फर्स्ट ट्रायल, गेटिंग टेल इन सेकंड ट्रायल। यार पहले में जो हेड आएगा और दूसरे में जो टेल आएगा वो एक दूसरे से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। सिमिलरली अगर दो क्रिकेट प्लेइंग नेशंस के अगर गेम, एक बाय द वे डरबन में चल रहा है और एक इंडिया में चल रहा है, तो एक के विन करने की प्रोबेबिलिटी दो पेयर में, और यहां एक विन की प्रोबेबिलिटी एक दूसरे पेयर में, किस टाइप के इवेंट होंगे? तो यार वहां जीतना और यहां जीतना एक दूसरे से क्या होंगे? कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होंगे। तो ये चीज ध्यान देना। कई बार बच्चा कंफ्यूज करता है, इसको मैं पूछूंगा किस टाइप का इवेंट है, बोले सर ऑड और इवन है। भाई मेरे, ऑड और इवन कायदे से आप सेम सैंपल स्पेस में दो आप सबसेट निकाल के आप केवल दो चीजें निकाल सकते हो, या तो होगा आपका डिपेंडेंट इवेंट या इंडिपेंडेंट इवेंट। और अगर आपके पूरे के पूरे सेट ही अलग है, देयर इज नो अदर ऑप्शन, आपको प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं एक विजुअलाइजेशन देखने को मिलेगा, और वो होगा इंडिपेंडेंट इवेंट का। एक एग्जांपल और भी ले सकता हूं। इवन एक एग्जांपल क्या हो सकता है? 2 coins are tossed, और यहां से मैंने क्या किया? इवेंट इवन बनाया है। गेटिंग हेड इन फर्स्ट ट्रायल, सिमिलरली E2 गेटिंग टेल इन सेकेंड ट्रायल। यार एक चीज तो देख के समझ में आ रहा है सर, फर्स्ट ट्रायल और सेकंड ट्रायल की कहानी तो बगल रखो। एक क्लैरिटी है मेरे पास कि E1 और E2 दो अलग अलग सैंपल स्पेस में बने हुए हैं, तो कायदे से वो क्या होने जा रहे हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट होने जा रहे हैं। क्योंकि वो कायदे से जो दूसरा हेड है वो पहले से पूछ के नहीं आएगा, या दूसरा टेल जो है वो पहले से पूछ के नहीं आएगा। दे आर क्वाइट इंडिपेंडेंट, और आई कैन से दे आर मेड इन 2 डिफरेंट सैंपल स्पेसेस। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज। कोई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिपेंडेंट नहीं होगा। ये तभी होगा जब सेम इन सैंपल स्पेस में बने, और सैंपल स्पेस अगर अलग है। सो गो अहेड विद दिस अंडरस्टैंडिंग। इज दैट पार्ट क्लियर? तो आपको एक फेयर आइडिया आ गया होगा कि कब प्रॉब्लम डिपेंडेंट होगा, कब इंडिपेंडेंट होगा, कब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब पहले तो सबसेट होना चाहिए, तभी ये डिपेंडेंट या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो सकता है। कोई भी एलिमेंट कॉमन आया तो डिपेंडेंट होगा, एलिमेंट कॉमन नहीं आया तो क्या होगा? ध्यान देना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। और बाय द वे अगर सैंपल स्पेसेस ही अलग हैं तो इट्स गोना बी टाइप ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट। ये खत्म होने के बाद हम बेसिकली आई विल बी टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। इज दैट पार्ट क्लियर? लेट मी रब इट आउट। The first formula which we are going to discuss now is gonna be probability of A union B. What is that? Probability of either A or B, या फिर probability of A or B. तो ये जरूर लिखना। What is that? It's the probability of the event A और B, और साथ में वर्ड इन्वॉल्व होगा आइदर A और B। ये लिखेंगे जरूर साथ में, ठीक है? तो एक चीज ध्यान देना, वेन डायग्राम से इस प्रॉब्लम को समझना थोड़ा आसान है, कुछ नहीं है। देखो बाय द वे मैंने माना हुआ है कि आपका जो A और B है वो किस टाइप का इवेंट है? बाय द वे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिपेंडेंट इवेंट है। मैंने माना है कि क्या है? डिपेंडेंट इवेंट है। तो मेरे को प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? A यूनियन B। A यूनियन B का मतलब है पूरा का पूरा हैच रीजन। ये पूरा का पूरा हैच रीजन कैसे होगा? तो यार अगर आप इस एरिया को कवर करना चाह रहे हैं तो P ऑफ A यूनियन B जो होगा
आप किसका निकाल लें, पहले ये एरिया निकाल लें, किसका, पी ऑफ ए, इसकी एरिया निकाल लें पी ऑफ बी। लेकिन एक चीज ध्यान देना, इस पूरे के पूरे प्रोसेस में आपने जो कॉमन एरिया था ना, इंटरसेक्टेड एरिया था, इसको दो बार इंक्लूड किया, पी ऑफ ए में भी और पी ऑफ बी में भी। एक बार ही रखने के लिए आपको एक बार क्या करना होगा, इसको सब्सट्रैक्ट करना होगा। तो आज के बाद से ध्यान देंगे, प्रोबेबिलिटी के लिए एक यूनियन का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके सामने आया है, पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ बी माइनस ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी। और ये कब का केस है, दिस फॉर्मूला इज वैलिड व्हेन ए एंड बी आर दी डिपेंडेंट इवेंट। देख सकते हैं इनके बीच में क्या है, एक कॉमन एरिया है। बिल्कुल समझते चलेंगे साथ में, नहीं तो हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करता है आपको। ध्यान देना, अगर बाय द वे ये डिपेंडेंट ना होके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते, क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं। चलो एक दूसरा केस मैं यूज कर लेता हूं। बाय द वे आपका जो इवेंट है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। सैंपल स्पेस ये आपका एस है, आपने अगर क्या लिया है, दो इवेंट ए और बी जो क्या है, एस के सबसेट है, लेकिन इनके बीच का कोई भी कॉमन एरिया नहीं है। तो सबसे पहली बात तो अगर कोई भी कॉमन एरिया नहीं होगा तो यहां से एक चीज समझ में आता है, ए इंटरसेक्शन बी इज गोना बी व्हाट, 0। क्यों, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी इज गोना बी अ नल सेट और उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। ठीक, ये कब का केस है, ध्यान रखना भाई, ये क्लियर लिखते जाना, जब ए और बी क्या हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ इवेंट हो। और अगर ऐसा है तो एक फॉर्मूला और भी निकाल सकता हूं, वो फॉर्मूला होगा पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ऑफ पी ऑफ ए प्लस ऑफ पी ऑफ बी। और कायदे से ये जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है। सो दिस कैन बी रिटन एज दिस। ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज दिस। नेक्स्ट, अगर मैं इसी सीक्वेंस में और आगे जाता हूं तो एक चीज ध्यान देना, ये तो आप लिखते भी चलो ज्यादा अच्छा होगा। दिस कुड हैव बीन रिटन एज 1 2 3 और 3 भी किसके लिए वैलिड है, व्हेन द ए बी इज अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। व्हेन फोर्थ हो सकता है, फोर्थ ध्यान देते चलेंगे। कभी भी ध्यान देना, पी ऑफ एस पूरे के पूरे सैंपल स्पेस को ही अगर आपने क्या बनाया है, फेवरेबल इवेंट बनाया है, तो वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी। जैसे एग्जांपल, टॉसिंग अ कॉइन एंड गेटिंग आइदर हेड और टेल। भाई अगर हेड भी आएगा तब भी ओके है और टेल आएगा तब भी ओके है, तो कहीं ना कहीं यार दोनों में से एक तो आएगा ही आएगा, वैल्यू क्या होगी, 1। या फिर अगर आपने पूरे के पूरे सैंपल स्पेस को ही अगर आपने क्या बना लिया, आपका फेवरेबल इवेंट बना लिया है, तो अगर आप क्लासिकल मेथड से निकालेंगे m बाई n की वैल्यू दोनों क्या होगी, सेम होगी, वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। यहां s क्या है, सैंपल स्पेस, तो प्रोबेबिलिटी फॉर द ऑकरेंस ऑफ द सैंपल स्पेस हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा। इज दैट पार्ट क्लियर? ठीक, सिमिलरली फिफ्थ, कभी भी एक चीज ध्यान देना, जो प्रोबेबिलिटी था वो m और n का रेशियो था और m जो था वो हमेशा क्या था, n से कम था। तो मैं ये देखूं कि अगर p ऑफ s या p किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी अगर देखूं तो हमेशा किसके बीच में होगा, number at numerator, number at denominator, and number at numerator is lesser than the number of denominators. So the p of e will be falling in between somewhere 0 and 1. But yes, at worst or at hypothetically highest ये 0 और 1 भी हो सकता है। कब हो सकता है ये भी देख सकते हैं अपन। We can take the sixth one. ध्यान देंगे, अगर किसी भी प्रोबेबिलिटी इवेंट के ऑकरेंस की अगर 0 हो गई, इसका सीधा सा मतलब है ये जो इवेंट ई था वो कायदे से सैंपल स्पेस में एग्जिस्ट ही नहीं करता था, या बोला जाए इम्पॉसिबल इवेंट। भाई सीधी सी बात है, पी ऑफ ई 0 कब होगा, जब m की वैल्यू 0 हो। n तो डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, नंबर ऑफ इवेंट्स इन सैंपल स्पेस। बाय द वे आपने रोलिंग अ डाई किया और हेड खोजने चले गए, क्या किया, रोलिंग अ डाई किया और हेड खोजने चले गए, तो इनके बीच में जो सेट होगा वो क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, रोलिंग अ डाई, तो आपका जो एस होगा वो क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 एंड 6 कुछ भी हो सकता है। और आप यहाँ खोज क्या रहे हो, हेड खोज रहे हो। भाई हेड कहां से मिलेगा, तो अगर आप इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो डेफिनेटली वैल्यू जो आने जा रही है वो क्या आने जा रही है, एम्प्टी सेट। बट छोड़ दो, कायदे से आप 1 2 3 4 5 6 में से हेड नहीं खोज सकते, तो कभी भी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 0 हुई तो कायदे से वो जो इवेंट था वो इम्पॉसिबल इवेंट था, या फिर वो इवेंट आपके सैंपल स्पेस में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो यार ऐसा इवेंट मैं ले कैसे सकता हूं भाई, जिस दिन क्वाइन को टॉस करोगे हेड और टेल खोजोगे, जिस दिन डाई को रोल करोगे 1 2 3 4 5 6 खोजोगे। हाँ, लेकिन जिस दिन पगला गए हो, डाई को रोल करके हेड खोजने चले गए और क्वाइन को टॉस करके 1 2 3 5 6 खोजने चले गए, तो वैल्यू आएगी 0, और इसको मैं बोलता हूं इम्पॉसिबल इवेंट। तो यार मेरे को तो नहीं लगता, हाँ बराबर बोल सकता हूं, बराबर कब होगा, जब कायदे से आपका जो इवेंट ई है वो क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट। अदरवाइज लॉजिकली देखूं तो 0 तो नहीं होना चाहिए। बट एनीवेज चलिए, वर्स्ट सिनेरियो मैंने ले लिया है, ये 0 भी हो सकता है। कब होगा, जब इवेंट क्या हो, एक इम्पॉसिबल इवेंट हो। इसी सीक्वेंस में मैं 7th ले सकता हूं, 7th इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बोलता है, ध्यान देना, अगर आपको किसी एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 1 मिल गई,
अरे यार 1 मिल गई, इसका मतलब क्या है, उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 100% है अगर परसेंट से आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यार यहाँ प्रोबेबिलिटी तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है अनसर्टेनिटी, और 1 का मतलब देयर इज नो अनसर्टेनिटी, इज परफेक्टली सर्टेन। ये कब होगा? जब m बाई n में m की वैल्यू भी सेम हो और n की वैल्यू भी सेम हो। इसका मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट भी उतना ही हो जितना टोटल नंबर ऑफ इवेंट ही हो। सैंपल स्पेस है, सीधा मतलब ये है भाई, आप कॉइन उछाले, बोले सर हेड भी चलेगा टेल भी चलेगा, डाई को रोल के बोले सर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी चलेगा भाई मेरे, उस केस में वो इवेंट तो होगा ही होगा। इसको बोला जाता है सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट क्या आपने पता चला, एक डाई को रोल किया, बोले सर अब मेरा इवेंट ये है फेवरेबल इवेंट, कुछ भी ले आओ सर। अरे भाई छोड़ा क्या तू मेरे लिए? कुछ भी तो नहीं छोड़ा। तो एक चीज समझ में आता है कि इस टाइप के इवेंट को क्या बोला जाता है, सर्टेन इवेंट। तो ध्यान देना, इम्पॉसिबल इवेंट और सर्टेन इवेंट को कई बुक क्या करता है, नेग्लेक्ट करके चलता है, क्योंकि यहां एज सच प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व ही नहीं है कि कुछ भी आ जाए। अरे भाई कुछ तो आएगा ही आएगा। ये बोल रहा है कि एक नई दुनिया की चीज, वो टेल हेड की जगह में 1 2 3 4 5 6 खोज रहा है। तो एनीवेज कई बुक्स में इसको इक्वल्स टू का साइन लेता है और कई बुक्स में इसके इक्वल्स टू का साइन नहीं लेता है, बट एनीवेज कीप इन माइंड दिस थिंग इन योर माइंड। ठीक, 8th ध्यान देना, 8th P of E प्राइम। E प्राइम का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी फॉर द नॉन ऑकरेंस ऑफ द इवेंट E। आप जरूर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ द नॉन ऑकरेंस ऑफ इवेंट E। यार P of E का क्या मतलब हुआ? ध्यान देना थोड़ा सा। यहां इसका मतलब आप E पे बैठे हो, इसके बाहर की पूरी एरिया को कवर करना है। इसका मतलब आप निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ S माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E, ऐसे ही करेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा क्या है, आपका सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस में अगर आपने E के एरिया को सब्सट्रैक्ट किया तो P ऑफ E प्राइम निकल चुका है आपको। P ऑफ S आपने अभी थोड़ी देर पहले निकाला, ये कितना था? 1। तो यहां से आपका एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके हाथ में आता है, दैट्स इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ P ऑफ E। 1 माइनस ऑफ P ऑफ E। ये सब चीज बिल्कुल ध्यान रखेंगे, अदरवाइज बेकार में कल जाके आपको प्रॉब्लम होने जा रही है। ठीक, इसी सीक्वेंस में अपन 9th करता है। 9th, if A and B, A comma B are the independent event, then P of A intersection B, इसका मतलब occurrence of A and B together is equals to of P of A into P of B. It's a very important formula. Agreed? आगे जाके ध्यान देंगे आप, कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज के बारे में बात करेंगे। अभी तो नहीं कर रहा हूं मैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज के बारे में बात करेंगे तो कहानी कुछ ऐसी हो सकती है। ध्यान देना यहां पर, P ऑफ A बाई B, व्हाट इज द बेसिक फीलिंग ऑफ इट? ये जरूर लिखना, इट्स अ प्रोबेबिलिटी फॉर द ऑकरेंस ऑफ A। क्या है? प्रोबेबिलिटी फॉर द ऑकरेंस ऑफ A when the B is already occurred. The probability for the occurrence of event A when the event B is already occurred is equals to of PA intersection B divided by of P of B. बिल्कुल ध्यान रखना, conditional probability is important as far as your examination is concerned. Similarly, in the same sequence, 11. What is that? I may write this as P of B by A. What is that? The probability for the occurrence of event B, the probability जो ऊपर होगा डेफिनेटली उसके occurrence की probability खोज रहे हैं, जो नीचे होगा वो हो चुका है। ठीक है, तो ये होगा, लिखेंगे जरूर, probability for the occurrence of event B, probability for the occurrence of event B when the event A is already occurred। या जस्ट उल्टा हो जाना है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, अलग अलग जगह अलग अलग टाइम पे काम आएंगे, सो कीप रिमेंबर दिस। ठीक, 12th में फॉर्मूला देखता हूं। 12th हो सकता है आपके पास, ध्यान देना, P ऑफ, आप थोड़ा अलग कर लो इसको, A प्राइम B, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी फॉर द नॉन ऑकरेंस ऑफ A व्हेन द B इज ऑलरेडी ऑकर्ड। सब में क्या होगा? A प्राइम लग जाएगा, यहां क्या लग गया? A प्राइम, नीचे भी क्या लग जाएगा? ठीक, तो यार एक चीज ध्यान देना, सबसे पहले मैं A प्राइम इंटरसेक्शन B को देखना चाहूंगा। अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाता हूं, बाय द वे A और B क्या है? डिपेंडेंट इवेंट है। A प्राइम का मतलब A से बाहर, इंटरसेक्शन B का मतलब केवल ये रीजन आएगा, ये क्या है आपका? A है और ये क्या है आपका? B है। इस रीजन को मैंने एक चीज और भी बोला था, क्या बोला था? ध्यान देना, पहले कैलकुलेशन में ये पूरा का पूरा रीजन में से अगर ये रीजन हटा दें तो बचा हुआ रीजन आपके पास बचा हुआ है, ये पूरा का पूरा रीजन था क्या? PB।
उसमें से हटाया क्या मैंने, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय ऑफ नीचे क्या बचा है, पी बी। तो यहाँ से जो रिजल्ट आया वो है पी बी डिवाइड बाय ऑफ पी बी, दैट इज 1, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय ऑफ पी ऑफ बी। अभी देखा आपने क्या, पी ऑफ ए बाई बी। तो यहां से मैं कंक्लूड कर सकता हूं इट्स 1 माइनस पी ऑफ ए बाई बी। अग्रीड? सो दिस कुड बी द अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो यार एक चीज ध्यान देना, फॉर्मूला की वैलिडिटीज क्लियर होनी चाहिए, कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज हो रहा है। जैसे ऐसा नहीं कि पता चल रहा है दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, पता चल रहा है उनको मल्टीप्लाई करके आ गए। बाय द वे दो अगर क्या है आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट है तो उसकी वैल्यू 0 लिख के आ गए। तो वैलिडिटीज थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए कि कौन से फॉर्मूलाज की वैलिडिटी कहाँ वैलिड होगी। इसे पार्ट क्लियर? इसी सीक्वेंस में थोड़ा आगे देख लेता हूं मैं। तो मैंने यहां ये देखा आइदर और, या फिर केवल और में आप यूनियन यूज करेंगे, एंड टुगेदर आप इंटरसेक्शन यूज करेंगे। ठीक, आगे देख सकते हैं लेसर देन, क्या लेसर देन के लिए आप देखेंगे, के लिए आप लेसर देन का साइन यूज करेंगे। लेसर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन। बाकी ऐसा है यार, जब मैं न्यूमेरिकल्स लूंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट कर पाऊंगा कि कायदे से फिजिकल अंडरस्टैंडिंग आप कैसे बिल्ड करेंगे। बट फॉर द टाइम बीइंग मेरे हिसाब से ये 2 पार्ट कवर होता है। टाइप ऑफ इवेंट के बारे में मैंने एक रफ आइडिया दिया, न्यूमेरिकल्स लेने के बाद ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। और यहाँ मैंने बात किया इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के बारे में। ठीक है, यहाँ ध्यान देना, अब आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वहाँ दबा के अपन क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम ले रहे हैं जिसमें केवल बेस छोड़ूंगा मैं, और वो सब के सब क्या होंगे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम होंगे। मैं किसी गेट का प्रॉब्लम नहीं लेने जा रहा, तो वहाँ दबाएंगे प्रॉब्लम जितना दबा सकते हैं। ठीक है, और वो हो जाने के बाद ध्यान देना मैं जाऊँगा बेस पे और लास्ट में जाऊँगा गेट रिलेटेड प्रॉब्लम से। तो बी विद मी, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरीथिंग। चलिए मिलते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच।